किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तरबूज की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। जैसे पौधरोपण कब करना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उन्नत किस्में कौन सी हैं, तरबूज में लगने वाले कीट एवं बीमारियों का इलाज क्या है एवं कौन सा स्प्रे शेड्यूल कब करना चाहिए, खाद शेड्यूल कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए, 1 एकड़ में उत्पादन कितना मिलेगा, मुनाफा कितना होगा की संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे। इसलिए जो भी किसान भाई तरबूज की खेती करना चाहते हैं वह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तरबूज की खेती, वाटरमेलन फार्मिंग। तरबूज की खेती के लिए सबसे पहले बात करते हैं लगाने का उचित समय के बारे में। किसान भाइयों, जनवरी से मार्च तक आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं। यदि आप अगेती तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो जनवरी का अंतिम सप्ताह तक बुआई कर दीजिए, और यदि पछेती करना चाहे तो फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब कुछ किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद करते हैं तो वो बहुत लेट हो जाता है, उस समय नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों मिट्टी की। तो रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और मटियार दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी जिसमें उत्तम जल निकास की व्यवस्था हो और जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए एवं उचित जीवाश्म युक्त मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। रेतीली बलुई दोमट मिट्टी वेस्ट होती है तरबूज की खेती के लिए, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है किसान भाइयों। इसलिए तालाब या नदियों के किनारे की जो मिट्टी है उसमें बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जलवायु एवं मौसम की। तो यह गर्म मौसम की फसल है। जब ठंडी अपने अंतिम पड़ाव में होती है तब आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं, और इसके लिए 18 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है किसान भाइयों। इस तापमान पर बहुत अच्छा होता है गर्मियों के मौसम में। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी एवं खेत की तैयारी के बारे में। सबसे पहले आप एक गहरी जुताई करें, उसके बाद रोटावेटर से आप खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए और पाटा लगाकर खेत को समतल बना लीजिए। उसके बाद आप बेड तैयार कर लीजिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं बेसल डोज की। तो बेड तैयार करते समय आपको 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम DAP खाद और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, और इसके साथ 2 किलोग्राम कीटनाशक कोई भी रीजेंट दानेदार आता है या फिप्रोनिल 0.3%, इन सभी को मिलाकर बेड तैयार करते समय आंतरिक सतह पर बेसल डोज को दीजिए किसान भाइयों। इससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। अब बेड तैयार करना, तो 6.5 फीट वाले बेड मेकर या बेड राइजर से आप बेड तैयार करा लीजिए। इसके बाद मल्चिंग पेपर 20 माइक्रोन का सिल्वर कलर का मल्चिंग पेपर लगाइए और 16 mm इनलाइन ड्रिप सिंगल लाइन में लगा सकते हैं किसान भाइयों। और इस ड्रिप के माध्यम से करेंगे तो आपकी जो उत्पादन है वो बढ़ेगा और फ्रूट की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है किसान भाइयों। ड्रिप से खेती करने पे सबसे बड़ी जो बचत होती है वो पानी की और फर्टिलाइजर्स की होती है किसान भाइयों, क्योंकि पानी की कमी है यदि अपने पास तो अपन आसानी से खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की बारे में। तो किसान भाइयों, यदि उन्नतशील किस्मों की बात करें तो सबसे अच्छी जो किस्में हैं, ननहेम्स की मैक्स 65 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके अलावा नामधारी कंपनी की मिश्री प्लस, सिंजेंटा कंपनी की शुगर क्वीन और सागर एग्री सीड्स का सागर किंग और अंकुर सीड्स की शुगर क्यूब किसान भाइयों आपके क्षेत्र, जलवायु और मौसम के हिसाब से जो बढ़िया उत्पादन दे उस किस्म का चुनाव करना चाहिए। यह निर्भर करता है कि आप अगेती खेती करना चाहते हैं या पछेती खेती करना चाहते हैं। यदि आप अगेती खेती करेंगे तो यह 70 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है, और वहीं पछेती करना चाहते हैं तो 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों पौध संख्या और बीज दर की, कि यदि हम तरबूज की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में हमें कितनी सीड की और पौधों की रिक्वायरमेंट होगी। तो 4 से 5,000 पौधे प्रति एकड़ लगेंगे किसान भाइयों, और इतने पौधे तैयार करने के लिए आपको प्रति एकड़ 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों, यदि इन वैरायटियों का चुनाव आप करते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों नर्सरी कैसे तैयार करें, पौधे कैसे तैयार करें। तो
प्लास्टिक की प्रोट्रे पर कोकोपीट खाद भरकर एक एक बीजों की बुआई करके आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और प्लांट डिस्टेंस की बात करें किसान भाइयों, तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखनी चाहिए। पौधरोपण के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम करना है किसान भाइयों, ड्रेंचिंग का। तरबूज की फसल में लगभग 4 से 5 ड्रेंचिंग करनी चाहिए। कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए, आइए जानते हैं किसान भाइयों। पौधरोपण के 3 दिन बाद की जब फसल हो जाए तब आपको NPK 19-19 1 किलोग्राम घुलनशील खाद और इसके साथ ह्यूमिक एसिड मिलाना है। 200 ml इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर 400 लीटर पानी में जड़ों के पास लगभग 100 ml प्रति पौधे की दर से ड्रेंचिंग करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी ड्रेंचिंग आपको पौधरोपण के 5वें दिन में बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम किसी एक फंजीसाइड को लेना है और प्रति एकड़ 500 ग्राम आपको 400 लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करना चाहिए 100 ml प्रति पौधे की दर से। इसके बाद किसान भाइयों तीसरी ड्रेंचिंग पौधरोपण के 7वें दिन आपको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 400 ग्राम और इसके साथ NPK घुलनशील खाद 12-61-0 मिलाना है। इन दोनों को मिलाकर 400 लीटर पानी में आपको 100 ml प्रति पौधे की दर से ड्रेंचिंग करनी चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं 4th ड्रेंचिंग की। पौधरोपण के 9वें दिन की जब फसल हो जाती है हमारे तरबूज की, तो NPK 12-61-0 400 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम इन दोनों को मिलाकर 400 लीटर पानी में ड्रेंचिंग करनी चाहिए। और इसके बाद अगली 5वीं ड्रेंचिंग की बात करते हैं। पौधरोपण के 11वें दिन की जब हमारी तरबूज की फसल हो जाती है तब आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 24 ग्राम मात्र और मात्र लेना है। 400 लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करना है 100 ml प्रति पौधे की दर से। किसान भाइयों जो ड्रेंचिंग बताई है उनको पानी में घोलकर 100 ml प्रति पौधे की दर से जड़ों के पास ड्रेंचिंग करनी चाहिए। इससे पौधे की स्वस्थ ग्रोथ होती है और जो शुरुआत की वानस्पतिक वृद्धि में बहुत मदद मिलती है किसान भाइयों, और हमारी फसल पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं किसान साथियों। अब अगली बात करेंगे किसान भाइयों खाद शेड्यूल की, कौन कौन सी खाद कब देना चाहिए हमें, तो इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। ड्रिप के माध्यम से जो खादें देते हैं उनका शेड्यूल किसान भाइयों हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। किसान भाइयों जब हमारी फसल पौधरोपण के 12 दिन की हो जाती है तो आपको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप के माध्यम से देना है। और जब हमारी फसल 14 दिन की हो जाती है तब 12-61-0 3 किलोग्राम, और जब हमारी तरबूज की फसल किसान भाइयों 16 दिन की हो जाती है तब 17-44-0 2 किलोग्राम। जब तरबूज की फसल पौधरोपण के 18वें दिन की होती है तब NPK घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम और इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 किलोग्राम, इन दोनों को मिलाकर किसान भाइयों आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं। किसान भाइयों पौधरोपण के 22वें दिन की जब हमारी तरबूज की फसल हो जाती है तब हमें किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम, बोरॉन B20% वाला 150 ग्राम को मिलाकर ड्रिप की सहायता से देना है। और पौधारोपण के 25वें दिन में NPK 19-19-19 2 किलोग्राम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। पौधारोपण के 28वें दिन बाद NPK 13-40-0 3 किलोग्राम और चिलेटेड जिंक 200 ग्राम इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। पौधारोपण के 31वें दिन बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट घुलनशील खाद 1 किलोग्राम को आप छोड़ सकते हैं किसान भाइयों। और पौधरोपण के 34वें दिन प्रति एकड़ NPK 12-61-0 3 किलोग्राम आपको देनी है। पौधरोपण के 36वें दिन NPK 0-52-34 3 किलोग्राम देनी है किसान भाइयों। पौधरोपण के 40वें दिन NPK 13-0-45 4 किलोग्राम देनी। पौधरोपण से 42वें दिन NPK 17-44-0 3 किलोग्राम देनी है। पौधरोपण के 44वें दिन NPK 0-52-34 2 किलोग्राम देनी है किसान भाइयों। और बोरॉन 20% 150 ग्राम देना है आपको। पौधरोपण के 50वें दिन कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम देना है आपको। और इसके साथ साथ किसान भाइयों
आपको जब आपकी फसल जब लगभग 55 दिन की हो जाती है तो उस समय आपको मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 200 ग्राम लेना है और ड्रिप के माध्यम से आपको देना है किसान भाइयों। पौधरोपण से 58 दिन की जब फसल हो जाए तो NPK 13-045 4 किलोग्राम, पौधरोपण से 61 दिन की जब फसल हो जाए तो 052-34 3 किलोग्राम देना है और जब पौधरोपण से 63 दिन की फसल हो जाए तो NPK 0050 4 किलोग्राम आपको ड्रिप के माध्यम से देना है। पौधरोपण के 65वें दिन में NPK 13-40-13 3 किलोग्राम देना है आपको। और इसके अलावा किसान भाइयों आप जैव उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैव उर्वरक में आप नाइट्रोजन के लिए एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया और फास्फोरस के लिए PSB बैक्टीरिया और पोटास के लिए आप KSB बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों तरबूज की फसल से हम कम समय में कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इस प्रकार यदि आप फर्टिगेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों आपको आवश्यकता अनुसार ही फर्टिगेशन करना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम चलते हैं किसान भाइयों। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है स्प्रे शेड्यूल। स्प्रे शेड्यूल से पहले जानना जरूरी है किसान भाइयों कि तरबूज की फसल में कौन से कीट एवं बीमारियां आती हैं। तो कीट प्रमुख रूप से एफिड, जैसिड, लाल कद्दू कीड़ा और बीटल, लार्वा, मकड़ी, सेमिलुपरिल्ली, सफ़ेद मक्खी, मच्छर, इन कीटों का प्रकोप प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और बीमारियों की बात करें किसान भाइयों तो मुख्य रूप से कवक जनित बीमारियां, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, लीफ स्पॉट, रस्ट और अन्य प्रकार के फंगस का प्रकोप देखने को मिलता है। प्रारंभिक अवस्था में एफिड जैसिड पत्तियों को खाने वाले कीट का प्रकोप देखने को मिलता है। दूसरी अवस्था में फंगस का प्रकोप देखने को मिलता है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, मोजेक, रस्ट, लीफ स्पॉट और अंतिम अवस्था में 35 से 60 दिनों तक इल्ली, सुंडी, लार्वा का प्रकोप देखने को मिलता है। तो अब इनको कब और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या स्प्रे करना चाहिए, चलिए जानते हैं। किसान भाइयों जो 15 लीटर की स्प्रे पंप आती है उसी के अनुसार हम डोज बताने वाले हैं, क्योंकि 1 एकड़ से के हिसाब से बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे मैं बताता हूं। मान लीजिए जो हम डोज बता रहे हैं 1 एकड़ के हिसाब से, मान लीजिए आप 15 लीटर की टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो किसी भी फसल में शुरुआत पर कम टंकी की आवश्यकता होती है और 2 से 3 टंकी में 1 एकड़ कवर हो जाता है। वहीं जो मुख्य स्टेज होती है वहाँ पर 6 से 7 टंकी लग जाती हैं। यानी प्रारंभिक अवस्था में हमें कम टंकी की आवश्यकता होती है और मुख्य अवस्था में ज़्यादा टंकी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों हम आपको जो डोज बताने वाले हैं वह 15 लीटर टंकी के हिसाब से बताने वाले हैं। तो जब आपकी फसल 10वें दिन की हो जाती है तो आपको स्प्रे चालू कर देना चाहिए। 10वें दिन पर हमें क्या स्प्रे करना है, रोगोर यानी डाइमिथोएट 30% को 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। और जब हमारी फसल 16वें दिन की होती है तब हमें 15 लीटर पानी में पॉलीट्रीन 20 ml और M45 30 ग्राम दोनों को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। जब हमारी फसल 23वें दिन की होती है तो हमें 15 लीटर पानी में लेंसर गोल्ड 35 ग्राम, ईशाबियोन टॉनिक 30 ml और रिडोमिल गोल्ड कवकनाशी, इन तीनों को मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। जितनी टंकी लग रही हैं उसके अनुसार आप डोज बनाते जाइए किसान भाइयों। जब हमारी फसल 30वें दिन की हो जाती है तो 15 लीटर पानी में हमें एम्प्लीगो 8 ml और रोको फंजीसाइड 30 ग्राम 15 लीटर पानी यानी पंप में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। जब हमारी फसल 36वें दिन की हो जाती है तो सोलोमन 10 ml, फेंटेक प्लस 10 ml और टाटा की ताकत फंजीसाइड 20 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए किसान भाइयों। जब हमारी फसल 42वें दिन की हो जाती है तो कॉन्फीडर सुपर 5 ml और इमेमेक्टिन बेंजोइड 8 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। जब हमारी फसल 48वें दिन की हो जाती है तो BASF का एक्रोबेट 15 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर 20 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। जब हमारी फसल रोपाई के 55वें दिन की हो जाती है तो लूना एक्सपीरियंस 20 ml, पाई कीफेन 15 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए किसान भाई। जब हमारी फसल 60वें दिन की हो जाती है तो M45 30 ग्राम, इमेमेक्टिन बेंजोइड 8 ग्राम
15 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, इस प्रकार आप खेती करेंगे तो उपज उत्पादन मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम किसान भाइयों।